नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और हमारे साथ में हैं सम्मी कुमार। सम्मी, सीधे प्रश्न पर, चुनाव खत्म हो गया, बिहार की राजनीति की बात करें, कैसे देखते हैं? तमाम पार्टियों का किस स्तर पर कार्य क्षेत्र कैसा रहा? अगर हम सीधे सीधे पूछें तो पॉजिटिव नेगेटिव, आप यहाँ पे हमको बताएं। घुमा फिरा के तो चुनाव अधिकांश पार्टियों के लिए यहाँ पे मुझे सफल दिखा, चाहे वो लेफ़्ट की एक पार्टी हो CPI-ML, RJD के लिए भी ये चुनाव सफल ही दिखा। कांग्रेस को भी पहले से ज़्यादा सीटें आई। NDA गठबंधन की जहाँ तक बात है, वहाँ पे लॉसेस उनको उतने नहीं हुए जितनी उम्मीद थी लोगों को कि कुछ ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन चूँकि पिछला चुनाव 2019 का चुनाव उन्होंने काफ़ी वोट मार्जिन से जीता था, तो उस वोट मार्जिन को कवर करना भी बहुत मुश्किल काम था, वो पूरा कवर नहीं हो पाया। तो NDA के लिए भी घुमा फिरा के चुनाव ठीक ही रहा। 12-12 सीट दोनों दलों को यहाँ, चिराग जी को पूरे सीट्स आ गए 5 के 5, सिवाय उपेंद्र कुशवाहा के उस तरफ कुछ ज़्यादा गलत नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है, लेफ़्ट की 2 पार्टियों को नुकसान हुआ और बाकी सबको तो और एक मुकेश सहनी जी को नुकसान हुआ। बाकी सबको पहले से बेहतर ही रिजल्ट मिला। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100 में 100 ही है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा होगा उनका, तब 100 में 100 है। क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि सारी सीटें जीत जाएंगे। कुछ लोगों को खगड़िया में उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएंगे। कुछ लोगों को, चूँकि उधर महबूब अली कैसर का RJD में जाना हो गया था, लेफ़्ट की पार्टी थी, वहाँ चुनाव लड़ रही थी, संजय कुशवाहा थे शायद, तो उनका भी राजनीतिक बैकग्राउंड काफ़ी लंबा था, तो उम्मीद नहीं थी, पर वहाँ भी जीते। एक और सीट जहाँ पे लोगों को कड़ी टक्कर दिख रही थी, मुन्ना शुक्ला और बीना देवी की, वहाँ पे भी बीना देवी जीतने में सफल रहीं। तो मैनेजमेंट अच्छा रहा चिराग पासवान का, इसलिए शायद वो चुनाव में उन्हें बेहतर मिला। और एक लौती पार्टी है जिसके बारे में कोई निगेटिव हम लोग शायद अभी नहीं बता सकते हैं। हालांकि वोट मार्जिन घटे हैं पहले से। एक निगेटिव ये है कि LJP का वोट शेयर जो 2019 चुनाव में था, वो 2024 में थोड़ा सा नीचे गया है, तो उनको उस पर भी काम करना पड़ेगा। जदयू के बारे में बात करेंगे। जदयू चुनाव के पहले सबसे ज़्यादा निगेटिव्स अगर किसी में दिख रहा था तो वो जदयू में दिख रहा था। एंटी इनकम्बेंसी थी बिहार में, जॉब्स को लेके या फिर इनके इधर से उधर जाने को लेके। तो सबसे डरी हुई पार्टी मुझे उस समय लग रही थी कि जदयू होगी चुनाव में, और वो पूरे चुनाव के दौरान दिखी भी कि कभी मंच से दूरी बना ली गई। जदयू को अपने मंच से पे लाने से BJP ने दूरी बना ली। जदयू को अपने कार्यक्रम, नीतीश कुमार जहाँ जहाँ गए वो उसके बाद से अकेले ही गए। नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मंच साझा नहीं किया, तो वो डर दिख रहा था। लेकिन जब चुनाव संपन्न हुआ तो उन्हें 4 सीटों का लॉस हुआ, जो इससे ज़्यादा की उम्मीद थी लोगों को। 6-7 सीटों का लॉस होगा ऐसी उम्मीद थी, पर उतना लॉस हुआ नहीं। तो उनका भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, प्रशासनिक लेवल पे भी बोल सकते हैं। और ओवरऑल बात करें जदयू के लिए ओवरऑल बात करें तो पॉजिटिव यही था कि उन्होंने चुनाव मैनेज बहुत अच्छा किया, और उनके साथ जो लोग थे उनका भी मैनेजमेंट अच्छा था, चाहे वो BJP हो चाहे LJP हो, जो भी उनके सहयोगी दल थे उनका मैनेजमेंट अच्छा था, तो उसका साथ भी मिला। और कांग्रेस के बारे में बात करें। कांग्रेस 1 सीट से 3 सीट पे गई है। यहाँ पे निगेटिव पे पहले आते हैं, तो निगेटिव मुझे ये दिखा कि पूरे बिहार में राहुल गांधी की सिर्फ 4 रैलियाँ हुई। मेरे ख्याल से भागलपुर, पटना साहिब में एक रैली हुई थी, फतुआ के तरफ, हाँ, और एक पाटलिपुत्रा क्षेत्र में हुई, और एक हो गया आरा में। और करना चाहिए था उनको लगभग 40 सीट पे अपनी रैलियां करनी चाहिए थी। जहां रैलियां पॉसिबल नहीं थी वहां रोड शो करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी ने भी यही किया। जहां पटना साहिब में उन्होंने एक भी रैली नहीं की, पर यहाँ पे एक रोड शो कर दिया कैंडिडेट के लिए। तो वैसा कुछ राहुल गांधी को भी करना चाहिए था। और राहुल गांधी से ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं कर सकते, यूपी में वो ये काम कर रहे थे। तो राहुल गांधी अगर अवेलेबल नहीं थे, प्रियंका गांधी को यहाँ आना चाहिए था, खड़गे साहब को आना चाहिए था। खड़गे साहब भी शायद अपना पूरा समय यहाँ हर सीट पे तो नहीं दे पाए, तो थोड़ा सा ये कमी रह गई कि नेशनल लीडरशिप का साथ। निगेटिव है ये कि यहाँ पे बिहार में मिला नहीं लोगों को। पॉजिटिव ये है कि उन्होंने अपने गठबंधन के हर पार्टी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा बनाया। उनको राजद का भी साथ मिला, सारी लेफ्ट पार्टियों का साथ मिला, मुकेश सहनी जी का भी साथ मिला। सारे गठबंधन का सामंजस्य बहुत अच्छा था कांग्रेस का। और ये पप्पू यादव को लेके क्या करेंगे? निर्दलीय लड़े, हालांकि उम्मीद पहले तो उन्होंने अपना पार्टी का, मैं बता रहा हूँ, निर्दलीय लड़े,
हालांकि पहले उन्होंने उम्मीद नहीं थी कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, ज़्यादा चांसेस थे कि वो कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं और इसको लेके उन्होंने मीटिंग्स भी की। मैनेजमेंट उनका सिर्फ एक सीट पे उनको करना था, तो उनके लिए ये हालात बहुत मुश्किल नहीं थे। तो अच्छे से गए, वो मैनेज किया चुनाव को, चाहे वो नॉमिनेशन हो। नॉमिनेशन के टाइम मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कांग्रेस का झंडा लेके भी पहुंचे थे, तो वहाँ कांग्रेस समर्थकों को भी उन्होंने अपने पाले में कर लिया। जाति के आधार पे भी उनका एक स्टेटमेंट उनका, दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, कहाँ तक इफेक्ट? मैं ये स्टेटमेंट को सही नहीं मानता हूँ। ठीक है, पूर्णिया ना छोड़े, लेकिन जब उन्होंने पार्टी बनाई थी जन अधिकार पार्टी, तो वो पूरे बिहार में चुनाव लड़ते थे, तो उन्हें ये बोलना चाहिए था कि दुनिया छोड़ दूंगा, बिहार नहीं छोड़ूंगा। पर वो सिर्फ एक सीट पे अगर वो ये बोलते कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, तो ये दिखा रहा था कि वो शायद पूरे बिहार से हताश होकर पूर्णिया गए हैं। ये इस कमेंट से मैं सहमत नहीं था। अगर वो बिहार में कहीं भी चुनाव लड़ते तो ऐसा नहीं है कि वो टक्कर नहीं देते। हार जीत अपनी जगह है और ज़्यादातर सीटों पे ऐसा ही चांस बनता कि वो चुनाव जीत सकते थे। चाहे वो पटना साहिब भी आते तो यहाँ पे बहुत कड़ी टक्कर देते रविशंकर प्रसाद जी को। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लेफ्ट के बारे में क्या कहेंगे? लेफ्ट की एक पार्टी CPI-ML बहुत अच्छा प्रदर्शन, 3 सीटों पे चुनाव लड़ी, 2 जीत गई। एक नालंदा का सीट उन्होंने गंवा दिया, उस पर उन्हें काम करना चाहिए, लेकिन 2 सीटें जो उन्होंने जीती उसमें लेफ्ट की पार्टी का भी एक यही पॉजिटिव पॉइंट मुझे दिखा कि पिछली बार उन्होंने बिहार में कोई सीट कब जीती थी ये मुझे याद नहीं है। मैं 2014 देखता हूँ, 2009 देखता हूँ या 2004 देखता हूँ तो मुझे नहीं दिखती है। उसके पहले शायद मैंने नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता कि अंतिम बार उन्होंने कब चुनाव जीता था बिहार में किसी एक सीट पे, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लेकिन 2024 में उन्होंने एक छोड़ी गए, 2 जीते, और 2 भी कब जीती, जब वो चुनाव ही मात्र 3 पे लड़ रहे थे। तो उनका कैडर जो है वो जैसा तब बना हुआ था जब वो चुनाव नहीं जीत रही थी, वो आज भी बना हुआ है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है CPI-ML का। निगेटिव, चूँकि 3 में से 2 जीत गए, 1 सीट हारे, तो निगेटिव्स कम है। वोट शेयर को बढ़ाने के लिए वो अपने गठबंधन को और गठबंधन के साथ मजबूती से रहना चाहिए। मुकेश सहनी VIP पार्टी। पॉजिटिव ये था कि चुनाव मजबूती से लड़े, लेट आने के बावजूद मजबूती से लड़े। निगेटिव ये था कि बहुत लेट आए गठबंधन, उन्होंने बहुत लेट चुना। उन्हें ये 6 महीने 7 महीने पहले कर लेते तो उन्हें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलते। मछली प्रकरण से लाभ मिला या नुकसान? नुकसान हुआ है। मछली प्रकरण का नुकसान दोनों पार्टियों को हुआ है, जो तेजस्वी यादव को भी हुआ है और मुकेश सहनी को भी हुआ है, मुकेश सहनी जी को भी हुआ है। दोनों को उस प्रकरण से इसलिए नुकसान हुआ, इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब आपने पोस्ट किया वो वीडियो, ठीक है, तो पोस्ट करने के टाइम आपने लिख दिया कि 8 तारीख को किया गया है। बीजेपी ने बताया कि नवरात्र में इन्होंने मछली खाया। ये जैसे ही बीजेपी ने ये बताया कि नवरात्र में इन्होंने मछली खाया, तो उनका बीजेपी का रीच इतना अच्छा है ना, चाहे आप उनके समर्थक हो चाहे विरोधी हो, दोनों उनके वीडियोस देखते हैं। उनका रीच इतना अच्छा है कि सारे लोगों ने वो वीडियो देख लिया। फिर आप बोलते हैं कि वीडियो 8 तारीख का है, हम IQ लेवल चेक कर रहे थे, वो वीडियो शायद सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, उसकी रीच कम रही होगी। तो जिनके पास मैसेज पहुंचना था, चाहे वो गलत मैसेज ही हो कि नवरात्र में मछली खाया, वो मैसेज उन तक पहुंच गया और इसका निगेटिव असर गया है। मुकेश सहनी का निगेटिव आप बताएंगे? निगेटिव, पहला निगेटिव ये है कि बहुत लेट आए चुनाव में, ये मैंने चूँकि पहले भी बोला, और वैचारिक फ्रंट पे उन्हें अभी शायद बहुत काम करना पड़ेगा। पॉजिटिव ये है कि लेट आने के बावजूद वो अधिकांश मंचों पे नज़र आए। 250 रैलियाँ की उन्होंने तेजस्वी यादव जी के साथ मिलके। तो मेहनत की जहाँ तक बात करें, मुकेश सहनी का मेहनत साफ साफ दिखा है, और चुनाव के बाद भी, जब चुनाव ख़त्म भी हो गया तो वो बैठे हुए नहीं हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, पर वो मेहनत का डायरेक्शन क्या होना चाहिए उस पर उन्हें काम करना पड़ेगा। राजद की बात करें, राजद का पॉजिटिव ये था कि राजद को पहली बात तो वोट शेयर में तगड़ा उछाल आया है। 15% से सीधे 22% पे चले गए, ठीक है, 22 कुछ है, पहले 15 कुछ था। दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि उन्हें एक लीडर जो 2019 चुनाव में नहीं मिल पाया, 2020 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उस तरीके से नहीं मिला, जो 2022 में सरकार आने के बाद जो मिला था जो लीडर, वो लीडर और बड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव का कद बहुत बड़ा हो चुका है अभी। उन्होंने 2014 में भी शायद उन्हें 4 सीटें आई थी,
2009 में भी 4 सीटें आई थी, अभी भी 4 सीटें हैं। पर उस दौरान के आरजेडी जो कि संगठन के तौर पे बहुत मजबूत थी, और अभी की आरजेडी जो एक लीडर का जो इवॉल्व हो रहा है उस पे डिपेंडेंट ज़्यादा है। बहुत डिफरेंस है उस 4 सीट और इस 4 सीट में। नेगेटिव मैं ये बोलूँगा कि 2-3 नेगेटिव्स हैं। नॉर्थ बिहार में उन्होंने बहुत मेहनत किया, चाहे वो पूर्णिया की सीट हो, सिवान की सीट हो, सब जगह उन्होंने नॉर्थ बिहार में बहुत मेहनत किया और नॉर्थ बिहार से उनको एक भी सीट नहीं आई। साउथ बिहार में भी उन्होंने मेहनत किया और उन्हें यहाँ 4 सीटों पे जीत मिली। एक सीधा प्रश्न, तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ना मैं चाहिए इस पे आने वाला था। तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ना ही चाहिए था, क्योंकि जो एक लीडर उनका बड़ा हुआ है, उन्हें भूल जाना चाहिए था कि 2025 चुनाव में उन्हें विधानसभा में आना है या नहीं। एक लीडर जो बड़ा हुआ है, जैसे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के अपना कद और बढ़ाया। अब एक चीज़ को समझिएगा कि पिछले 5 सालों में अगर देखें तो तेजस्वी यादव जी को हमने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे 2020 से लेकर 2022 के अगस्त तक देखा। उसके बाद 2024 के जनवरी से अब हम उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पे देख रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उनके कद में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। खासकर अगर आप विधानसभा का वो भाषण याद कीजिएगा 39 मिनट का जो था, उसके बाद तो जैसे उनका ग्राफ सीधे ऊपर गया। अगर इस इमेज को लेके वो लोकसभा में जाते, प्रधानमंत्री से सवाल पूछते, तो ये इमेज और बेहतरीन हो जाती और 2025 चुनाव या अगला विधानसभा चुनाव जब भी हो जाए, 24 में हो या 25 में हो, उनको इसका लाभ मिलता। बीजेपी का पॉजिटिव, बीजेपी चूँकि पिछले 10 सालों से मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। हर सप्ताह उनका एक इवेंट होता है, तो वो इवेंट कभी ख़त्म नहीं हुआ। उनका वो मैनेजमेंट 2014 से जो चला था अभी तक चालू है, जिसके कारण वो लोगों के बीच में अपनी हाजिरी बनाए हुए हैं। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि असली मुद्दों पे बीजेपी बात नहीं करती है, जिसका नुकसान उनको हुआ है। 4 सीटों का ही नुकसान सही, पर उनको नुकसान हुआ है। पर सीखने की बात है, आगे देखिए, फिर 5 साल मौका मिला और इस बार गठबंधन की सरकार है, तो 63 सीट लूज़ की है, तो नेगेटिव साफ दिख रहा है। पर वो लूज़ क्यों किया? लूज़ इसीलिए किया क्योंकि जनता बोल रही है कि नौकरी दो, आप बोल रहे हैं कि मंदिर लो। अब अगले 5 साल अगर आप इसी तरीके से गए तो 240 जो है उसमें भी डेंट आपको दिखेगा। ओवरऑल पूरे बिहार में पार्टी की बात करें तो आने वाले समय में कौन सी पार्टी का फ्यूचर लगता है कि बहुत सही होने जा रहा है? 2025 चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी का फ्यूचर मतलब बहुत सही होने जा रहा है। बहुत कांटे की लड़ाई होगी, और एक सारी पार्टियों के लिए बोलूँगा कि एक खतरा जो अभी दिख नहीं रहा है, वो खतरा भी आएगा। क्या? शायद जनसुराज कोई पार्टी बना के आए और उनका कहना है कि हम लड़ेंगे तो 243 सीटों पे लड़ेंगे। तो हर पार्टी को उनसे अभी खतरा है, और ये खतरा अभी शायद किसी को दिख नहीं रहा है या पर्दे के पीछे इसकी तैयारी चल रही है, मुझे नहीं पता। पर ये खतरा ऐसा है कि हर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि वो खुद कुछ ना जीते, पर रिजल्ट का फेरबदल बहुत दिखा सकते हैं। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।